हेलो नमस्कार प्यारे छात्रों। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे को कराने वाले हैं पूरी किताब के महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर से लेकर के बड़े क्वेश्चन आंसर तक याद कराने वाला हूँ। एकदम समझा के बताऊंगा, हिंदी में एक्सप्लेन करके, ताकि आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगी नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर हंसते खेलते याद हो जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपको कोई 90+ मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता है। और हाँ दोस्तों, इसी वीडियो के बीच में मैं आपसे को ये भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो कैसे आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल करके लिख देंगे और एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त किशन सिंह। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जो है उसमें पूछा गया है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। रेन ड्रॉप्स मतलब होता है पानी की बूंदें, तो पानी की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों। तो इसका आंसर देखते हैं। रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस बिकॉज दे प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड मनी। तो पानी की बूंदों की तुलना किससे की गई? नए सिक्कों से की गई, जो कि 5 सेंट के थे और 10 सेंट के पीसेस थे, क्योंकि वो वादा करते थे एक अच्छी फसल की कटाई का और अच्छे पैसे का। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था जब उसको पत्र पुनः प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर देखते हैं। लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस। लेंचो पत्र मिलने के बाद इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि उसको पत्र में केवल 70 पैसे ही मिले थे। और आप सभी ने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसने भगवान से 100 पैसों मांगे थे, लेकिन अब उसको 70 पैसों ही मिले, इसलिए वह गुस्सा हो गया था। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन और आंसर आपको समझ में आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको आंसर देखिए कैसे देना है। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सॉरो बिकॉज हिज राइप कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। लेंचो की आत्मा दुख से इसलिए भर गई थी, बिकॉज मतलब क्योंकि उसकी राइप कॉर्न मतलब पकी हुई मक्के की फसल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म मतलब बर्बाद हो चुकी थी ओलावृष्टि के कारण। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसकी जो मक्के की पक्की फसल थी उसको थोड़ा सा ही पानी चाहिए था, लेकिन जब पानी बरसा तो साथ में पथराव भी हो गया, ओले भी गिरने लगे भारी भारी। तो उसके वजह से पूरी घाटी में ओले बिछ गए थे, बर्फ से ढक गया था, और इसी के कारण उसकी पक्की मक्के की फसल पूरी नष्ट हो गई थी। तो इसको देखने के बाद ही लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई कि अब मेरा क्या होगा, कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और उसका आंसर भी आपको याद हो गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू ऑल मैंस बाय मंडेला। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल मंडेला का जो पार्ट आप में है, दूसरा पार्ट इंग्लिश का उसमें का है। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू ऑल मेंस बाय मंडेला। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दोस्तों दायित्व। क्या होता है? दायित्व या कर्तव्य। तो मंडेला के द्वारा बताए गए 2 जुड़वा कर्तव्य जो हर मनुष्य के लिए है वो क्या है। तो इसका आंसर आपको इस तरह लिखना है, द ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल मेंस आर टोल्ड बाय मंडेला भी कर सकते हैं, या आर कर करके, कि 2 जुड़वा कर्तव्य सभी मनुष्यों के लिए हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स यानी
माता पिता के प्रति, वाइफ यानी पत्नी के प्रति, और चिल्ड्रन के प्रति। जो पहला कर्तव्य हर मनुष्य का होता है वो अपने परिवार की तरफ होता है। और इसको आप कैसे याद रखेंगे कि परिवार में कौन कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं, वाइफ होती है और चिल्ड्रन होते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लंबा भी खींच सकते हैं। फिर दूसरा कर्तव्य क्या है, एंड सेकेंड नंबर आप डाल के लिखेंगे टू हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी। अब भाई देखिए, पहला कर्तव्य हर मनुष्य का क्या होता है कि अपनी घर गृहस्थी संभाले, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका ख्याल रखे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं। और दूसरा कर्तव्य क्या होता है कि वह अपनी देश की सुरक्षा करे, लोगों की सुरक्षा करे, और कम्युनिटी मतलब अपने समुदाय या समाज की भी सुरक्षा करे। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ लोग होते हैं तो वो काम करते हैं, अपना घर ही चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मिलिट्री में ज्वाइन हो जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो देश की सुरक्षा करते हैं और अपने आसपास जितना भी समाज है, लोग हैं, उन सब की भी सुरक्षा करते हैं। तो दो प्रकार के कर्तव्य हुए कि नहीं हुए, ये हर मनुष्य के पास ये दो प्रकार के कर्तव्य होने चाहिए। यही मंडेला जी ने बताया, जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी काले राष्ट्रपति थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ये देखिए, इसको जल्दी जल्दी में थोड़ा मंडेला कर लीजिएगा, मंडेला हो गया है। तो देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ओपिनियन मतलब होता है उनके अनुसार, मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे ज़्यादा मूल्यवान, वेल्थ मतलब दौलत क्या है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स बट इट्स गुड एंड हॉनेस्ट सिटीजन। मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे महान दौलत वहाँ के खजाने, खनिज या हीरे मोती नहीं है, बल्कि वहाँ पर रहने वाले गुड मतलब अच्छे, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, सिटीजन मतलब नागरिक। तो मंडेला के अनुसार क्या है दोस्तों कि हीरे मोती जवाहरात का कोई मूल्य नहीं है देश के लिए, वो मूल्यवान धरोहर नहीं है, बल्कि कौन है, वहाँ पर रहने वाले सच्चे और ईमानदार नागरिक ही वहाँ के अच्छे वेल्थ हैं, यानी मूल्यवान धरोहर हैं या दौलत हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम एनी फ्रैंक गिव टू हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था। तो ये अगर आपने डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने अपनी डायरी को नाम दिया था किट्टी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए। अब आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई वॉज एन्ने इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। दोस्तों मैं आपसे इसे फिर से बता दूं कि ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को पूरा वीडियो अंत तक ही देखना है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटें। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई वॉज एन्ने इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। एन्ने के आंखों में आंसू क्यों थे जब उसने अपने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। तो इसका आंसर देखते हैं। एन्ने वाज इन टीयर्स, एन्ने के आंखों में आंसू थे व्हेन सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल बिकॉज, जब उसने मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ा। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि सी लव्ड हर टीचर एमारेस क्यूपरेस वेरी मच एंड हर टीचर आल्सो शोड अफेक्शन टू एन्ने। उसकी आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि वो वहाँ पर वहाँ की अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और श्रीमती क्यूपरस भी उसको लगाव दिखाती थी कि हाँ जैसे तुम प्यार करते हो वैसे हम भी तुम्हें बहुत मानते हैं। दोनों में बड़ा ही घना संबंध था, इसीलिए जब उसको मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ना पड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैडम जी अब हमारा क्या होगा, कुछ इसी प्रकार का रिएक्शन रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर से याद कर लीजिएगा, इसको भी मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। तो इसमें पूछा गया है कि कुर्ग की जंगली जीवन को
परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब मतलब परिभाषित कीजिए, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन, कि जंगल में वहाँ पर क्या क्या है, इस चीज़ को आपको बताना है कि कुर्ग के जंगल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे आप लिखेंगे। द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक लंगूर्स, स्क्वायरल्स, लॉरिस, मक्यूज एंड एलिफेंट। द बर्ड स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंगफिशर्स। तो इसका जो मतलब है वो ये हुआ कि जो कुर्ग की जंगली जीवन है वो कंसिस्ट मतलब सम्मिलित करती है जानवरों को, जिसमें लंगूर है, लंगूर मतलब बंदर आप जानते होंगे, स्क्वायरल मतलब वो होता है गिलहरी, लॉरिस भी एक प्रकार का जानवर है, मक्यूज ये उड़ने वाली गिलहरी होती हैं, और एलिफेंट मतलब हाथी। तो जो कुर्ग की जंगल है या जंगली जीवन है वो अपने अंदर क्या समेटे हुए है, वहाँ के जानवर जैसे लंगूर हो गया, गिलहरी हो गया, लॉरिस हो गया, मक्यूज हो गया और हाथी हो गया, ठीक। और द बर्ड स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंगफिशर, और धब्बेदार चिड़िया जो आपको वहाँ कुर्ग में दिखाई पड़ेंगी तो वो क्या है, वो किंगफिशर है। किंगफिशर मतलब बगुला होता है, ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता था तो मैंने बता दिया। किंगफिशर मतलब बगुला। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन ने पूछा था कि कुर्ग के जंगल का परिभाषा आप दीजिए, जंगली जीवन का परिभाषा दीजिए। तो आपको आंसर में बताना है कि कुर्ग का जो जंगली जीवन है या जो जंगल है वो अपने अंदर समेटे हुए जानवरों को, जिसमें लंगूर है, स्क्वायरल है, गिलहरी है, लॉरिस है, मक्यूज है और हाथी है। और वहाँ पर जो चिड़िया आपको धब्बेदार दिख जाएंगी वो क्या है, वो किंगफिशर हैं यानी बगुले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। अब भाई कोई जगह है जिसके बारे में आप किताब में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रसिद्ध होगी। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपने किताब में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इसका आंसर होगा कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी एंड रेन फॉरेस्ट। तो कुर्ग किस लिए फेमस है भैया, कुर्ग फेमस है कॉफ़ी के लिए और सदाबहार जंगलों के लिए। रेन फॉरेस्ट मतलब होते हैं बरसाती जंगल, तो बरसाती मतलब कि जहाँ पर हमेशा पानी गिरा करता है, तो रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, सदाबहार जंगल। इसको आप एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर। तो वल्ली कौन है भैया, तो आपने वल्लीकानन पाठ में पढ़ा होगा, द मैडम राइड द बस में, एक बच्ची की कहानी। तो उसकी तीव्र इच्छा क्या थी, डीपेस्ट डिजायर मतलब तीव्र इच्छा। तो क्या इच्छा थी उसकी, तो आंसर में आपको लिखना वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू गो फॉर अ बस राइड। वल्ली की तीव्र इच्छा क्या थी कि वो एक बार बस की सवारी करना चाहती थी, या एक बार वो बस से कहीं पर जाना चाहती थी सवारी करके, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप सभी को पता चल गया। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आप सभी को लॉन्ग और शॉर्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है सब एक ही वीडियो में करा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। अभी आगे मैं आप सभी को ट्रिक भी बताऊँगा, जैसा मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन से भी आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। सरमन मतलब होता है उपदेश, प्रीच मतलब होता है प्रदान करना या देना। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, अगर आपने सरमन एट बनारस चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आंसर नहीं पता है तो देखिए आंसर में आप लिखेंगे गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो ये क्या कहते हैं, गौतम बुद्धा ने अपना पहला जो सरमन था वो कहाँ दिया था, बनारस में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था, बनारस में दिया था। देखिए आपके दिमाग से चीज़ें निकल भी सकती हैं, लेकिन आपको जैसा मैं समझा रहा हूँ कि सरमन का मतलब आप समझ लीजिए उपदेश, क्या है, उपदेश। आप भूलेंगे नहीं। तो क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको बता देना है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बनारस में, काशी आया बनारस, ठीक है, दोनों बातें एक ही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्धा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का पिछला या पहले का नाम क्या था, गौतम बुद्धा से पहले का नाम क्या था।
तो आप सभी जानते हैं, आंसर लिखेंगे द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाज सिद्धार्थ, कि गौतम बुद्ध का पहला जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। तो ये तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको भी समझ लीजिए। हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग ट्रिकी, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी समझ लीजिए। MIQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इस साल पूछा ही जाएगा। और आप सभी को मैं एक बार समझा देता हूँ अच्छे से, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अपने शब्दों में आप लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग ट्रिकी, नरेटर यानी कहानीकार ने ट्रिकी नामक कुत्ते की देखभाल कैसे की। तो आंसर में आप लिखेंगे द नरेटर ट्रीटेड द डॉग ट्रिकी विद लव एंड केयर। तो कहानीकार ने कुत्ते ट्रिकी की देखभाल प्यार और, केयर का मतलब होता है दोस्तों आप किसी की परवाह। हाँ देखिए, अभी मैंने इसका कुछ याद थोड़ी किया, बस आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ और आप अपनी तरफ से समझते चले जाइए। तो जो कहानीकार था उसने कुत्ते की देखभाल कैसे की थी, प्यार और परवाह करके, कि उसका ख्याल रखा था उसने, ठीक। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड, उसने ट्रिकी या कुत्ते का जो खाना था उसको देना बंद कर दिया था, उसको कुछ खाना नहीं दिया था। कट डाउन मतलब खाना देना बंद कर दिया था। एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे कसरत भी करवाता था, दौड़ाता था, वरना वो सुस्त कुत्ता था, पड़ा रहता था, इसीलिए वो बीमार पड़ गया था। एंड ही गेव हिम नो मेडिसिन, और उसने उसको कोई भी दवा नहीं दी थी। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल, और इसके इस स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से ट्रिकी क्या हो गया, स्वस्थ हो गया था। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो नरेटर है, कहानीकार है जेम्स हेरियट, उन्होंने ट्रिकी को बड़े ही प्यार दुलार से उसकी देखभाल की थी। उन्होंने उसका खाना बंद कर दिया था और उन्होंने उससे कसरत कराई थी, उन्होंने उसको कोई दवा नहीं दी थी, और उनके इस स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से ट्रिकी क्या हो गया था, स्वस्थ हो गया था। तो ये आप सभी को तो याद हो गया होगा, इतना अच्छा मैंने समझा दिया है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरी सिंह हैड नो फ्रेंड्स वाई, भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की तो उम्मीद ही नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में शामिल किया है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ये पेपर के साइड में PTO का लिखा है। तो PTO का मतलब होता है, अब आपका देखिए यहाँ 4था नंबर पेज है मेरा, ये ख़त्म हो गया है। तो एग्जामिनर को पता भी तो आपको चलाना है कि हाँ इसके पीछे भी हमने कुछ लिखा है, तो आप PTO लिख देंगे, मतलब प्लीज़ टर्न ओवर। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इस पन्ने को पलट करके आपका अगला वाला पन्ना भी देख लेगा, वरना आप नहीं लिखेंगे तो उसको लगेगा यहीं आंसर ख़त्म है, वो टिक मार करके नंबर आधा दे के चला जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि हर का पेज के बाद में प्लीज़ टर्न ओवर PTO जरूर लिख दें, आखिरी पेज को छोड़कर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, हरी सिंह हैड नो फ्रेंड्स वाई, हरी सिंह के कोई मित्र नहीं थे, क्यों। तो आप देखिए, हरी सिंह हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज ही बिलीव्ड दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प। हरी सिंह के कोई मित्र इसलिए नहीं थे क्योंकि वह सोचता था कि जो दोस्त हैं वो हमारी क्या है, मुसीबत है, मदद करने से ज़्यादा। उसको ये लगता था कि भैया कोई हमने अभी मित्र बना लिया और वो था चोर पैसे से, अब भैया अगर उसका दोस्त पकड़ा गया तो उसका भी पता बता देगा, तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी ना, ट्रबल मतलब मुसीबत, और वो उसकी कुछ हेल्प तो करेगा नहीं, केवल उसके लिए मुसीबत बनेगा। इसीलिए हरी सिंह जो था वो उसके कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि उसने कोई मित्र बनाया ही नहीं था प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। ग्रिफिन कौन था और उसने किस चीज़ की खोज की थी। तो अगर आपने ग्रिफिन वाला पार्ट पढ़ा होगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो उसमें आपको पता होगा कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था और उसने गायब होने वाली दवा की खोज की थी। तो इसी को आपको आंसर में लिखना है, ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, और उसने खोज की थी कि जो मानव शरीर है वो अदृश्य हो सकता है। एंड ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जिसके आर पार आप देख सकते हैं, पारदर्शी। तो जो शरीर है वो
इनविजिबल यानी गायब हो जाएगा और पारदर्शी हो जाएगा। एज आ शीट ऑफ ग्लास, जिस प्रकार से कांच का एक शीशा होता है। तो इसको एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन पूछा है ग्रिफिन कौन था और उसने किस चीज़ की खोज की थी। तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था और उसने एक ऐसी दवा की खोज की थी जो इंसानी शरीर को, जिस्म को गायब कर सकती थी और उसको एकदम शीशे नुमा कर सकती थी कि आप उसके आर पार देख सकते हैं ना। इसको इंसान को गायब कर देती थी, है ना। आपने बालवीर सीरियल, फलाने ढमाके सीरियलों में भी देखा होगा कि लोग गायब हो जाते हैं। तो सीरियल छोड़िए, उसने असली में ही ऐसी दवा बना दी थी कि लोग गायब हो जाते थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड रिचर्ड एवराइट वाज। भैया रिचर्ड एवराइट मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी MIQ में शामिल कर लीजिएगा। आप इसको तो जरूर याद करके जाइएगा। तो क्वेश्चन पूछता है इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड एवराइट वाज, रिचर्ड एवराइट वाज। तो उसके बचपन में, पहले बचपन में जो रिचर्ड एवराइट था वह किस प्रकार का बच्चा था। तो आंसर आप लिखेंगे रिचर्ड एवराइट वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड वाज ऑलवेज नीड टू डू समथिंग न्यू इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। तो जो रिचर्ड एवराइट था भैया, वो बचपन में बड़ा ही ब्रिलियंट, मतलब बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि का बालक था, जिसको हमेशा ही ये सूझी रहती थी कि अब हमको भैया कुछ नया करना है। इसी की वजह से वह हमेशा नई नई चीज़ें करता चला गया और एक बहुत ही महान साइंटिस्ट बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप समझ गए, लिख देंगे, और इम्पॉर्टेंट भी था। आप देखिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी आप देख लीजिए, उसके बाद वीडियो आपका समाप्त। फिर देखिए वाई मटिल्डा बोरोड द नेकलेस। मटिल्डा ने नेकलेस उधार क्यों लिया था। तो आंसर देखिए मटिल्डा हैड टू गो एंड अटेंड द पार्टी। मटिल्डा को जाना था और पार्टी को क्या करना था, अटेंड करना था। पार्टी में भैया जाना था और पार्टी में जो कुछ भी हो रहा था उसको वहाँ पर शामिल होना था। अटेंड मतलब शामिल करना, पार्टी में जाना था और खुद को पार्टी में शामिल करना था। सी हैड नो ज्वेलरी, और उसके पास कोई भी ज्वेलरी, रत्न आभूषण नहीं थे टू वेयर, पहनने के लिए। सो सी हैड टू बारो द नेकलेस, तो इसलिए उसको नेकलेस बारो करना पड़ा, उधार लेना पड़ा। किससे, अपनी मित्र जेम फोरेस्टर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मटिल्डा को नेकलेस क्यों, हार क्यों उधार लेना पड़ा। तो आंसर में आप लेंगे कि भैया मटिल्डा को पार्टी में जाना था और उसके पास पहनने के लिए कोई हार था नहीं, तो उसने एक हार उधार लिया था पार्टी में जाने के लिए। तो ये भी आप समझ गए। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। ये भी आप MQI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MIQ होता है सॉरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा। देखिए डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल यानी भोली वाला पार्ट। भोली के पिता का नाम रामलाल था ना, जो गांव के नामदार थे। तो देखिए इसमें पूछा गया डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल के परिवार को परिभाषित कीजिए। तो अगर आपने कहानी पढ़ी तो आपको पता होगा कि रामलाल के परिवार में 7 बच्चे थे और वो खुद था, उसकी बीवी थी, और ऐसे ही आपको पता होगा। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, इन रामलाल फैमिली देयर वेयर 7 चिल्ड्रन, 3 सन एंड 4 daughters। भोली वाज द यंगेस्ट वन। और आप सभी को देखिए मैंने जैसा बताया था, तो आंसर इसका आप क्या लिखेंगे कि रामलाल के परिवार में 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं, और जिन लड़कियों में भोली जो थी वो सबसे जवान लड़की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। इन्हीं को आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ लीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ में आया तो उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग तैयारी पूरी शुरू कर दीजिए। अब जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे को ये भी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन से आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए उसकी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल गया इस प्रकार का कि हु वाज द फाउंडर ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आपको आंसर नहीं पता है, तो आप क्या करें, जो भी इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी हु, इसको अलग कर दीजिए। आप आंसर में सबसे पहले क्या करेंगे, हु को हटा दीजिए, वाज को रख दीजिए साइड में। सबसे पहले आप शुरू करिए द फाउंडर से। देखिए
क्वेश्चन वर्ड को, कोई भी क्वेश्चन है समझिएगा, क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा देना है और उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको ऐसे लिखना है जैसे द फाउंडर ऑफ CFC। अब देखिए वाज को अभी आपने साइड में रखा था तो CFC के बाद वाज को उठा लाइए और उसके बाद में अब अगर आपको कोई नाम पता है तो लिख दीजिए XYZ, जो भी आप कहानी जानते हैं इसके बारे में पूरा उठा के लिख दीजिए। एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा क्योंकि भैया आपने क्वेश्चन वर्ड हटा दिया है। और उसकी जगह पे अब देखिए कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया कि व्हाट डिड लैंचो डू फॉर लिविंग, तो आप क्या करेंगे, व्हाट डिड को हटाइए, लैंचो डू फॉर लिविंग इज दैट और उसके बाद में पूरी राम कहानी लिख दीजिए। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन वर्ड को हटा करके हेल्पिंग वर्ब को रोक करके उसके बाद का सेंटेंस पूरा लिख करके उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा करके और पूरी कहानी लिख देंगे और आपके पूरे नंबर फिनिश हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैंने आप सभी को आज पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे जब तक आपका पेपर है इंग्लिश के और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर ज़रा भी आपको पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम जब भी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि मैं हाई स्कूल का टॉपर हूं इसलिए मैं ही आप सभी को अच्छी गाइडेंस दे सकता हूं। जय हिंद जय भारत। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल।